के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। सतहत्तर से 75 से ज्यादा सालों के इस मजबूत लोकतंत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भावी पीढ़ियों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो याद सिर्फ इसलिए नहीं रखनी है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं हुई हैं, बल्कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के लिए कई बड़े सबक भी देके गई हैं। और शायद यही कारण माना जा रहा है कि 25 जून को अब आने वाले समय से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये इसलिए तय किया गया है कि देश याद कर सके कि 25 जून 1975 को जब कांग्रेस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, तो देश किस काले दौर से गुजरा है, किस तरह की यातनाएं दी गई थी, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। और इसी सिलसिले में आगे आपको बताएंगे कि संविधान हत्या दिवस के साथ घोषणा के साथ क्या कहा तमाम नेताओं ने, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि देश इस दिन के साथ एक बार फिर याद करेगा कि 1975 में 25 जून की रात को जब आपातकाल लगा तो किस तरह से देश ने उस काले दौर को झेला है, गुजरा है। और आने वाली पीढ़ियों को यह समझना होगा कि कभी भी इस देश में उस तरह का दौर दोबारा ना आए। इसी के साथ हम देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरों को भी, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पच्चीस जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस की देन था भारतीय इतिहास का यह काला दौर। दिल्ली के आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को मिली जीत। भाजपा के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा कल। प्रधानमंत्री 29,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे शुभारंभ। देश भर में बाढ़ और बारिश से तबाही। असम में बाढ़ की स्थिति जस की तस, बिहार के कई जिलों में बाढ़। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नीति आयोग ने जारी की एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। टॉप पर उत्तराखंड और केरल। भारत का स्कोर 2018 के 57 से बढ़कर 71 पर पहुंचा। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका, विश्वास मत हारे। प्रधानमंत्री प्रचंड 19 महीने सत्ता में रहने के बाद छोड़ना पड़ा पद।
केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र ने अपने इस फैसले को आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और संविधान को कैसे कुचला गया था। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुईं और जिस तरह का दमनकारी चक्र चलाया गया वो आज भी देशवासियों की स्मृति में ताजा है। भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने का जो प्रयास किया गया उसको याद दिलाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। आपातकाल में जिन्होंने भी जेल काटी और यातनाएं सही उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण किया जाएगा। लोग जिन्होंने सहन किया वे कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। कई अन्य यहाँ तक कि छात्र भी बस गायब हो गए। ऐसा फिर न हो इसलिए याद रखें और फिर से स्मरण करें। केंद्रीय मंत्रियों ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान का स्वागत किया है। जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया और तमाम क्रूरता की गई, शोषण किया गया, अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और प्रेस की आज़ादी को कुचला। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की गला घोटना, कम से कम इसको काला दिन के रूप में मनाना ही चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जो अभी हो रहा है। 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। भाजपा ने जमीन आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इन दिनों एक विवाद में बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। ये विवाद मैसूर में 3.16 एकड़ कृषि योग्य जमीन को लेकर है। दरअसल सिद्धरमैया की पत्नी को इस जमीन को उनके भाई ने 2010 में गिफ्ट में दी थी। इस जमीन के टुकड़े को लेकर कर्नाटक की राजनीति में हंगामा बरपा है। केसारे गांव स्थित इस भूमि को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने अधिकृत कर लिया था। 2021 में इसके बदले में उन्हें विजयनगर मैसूर के पॉश इलाके में प्लॉट दे दिया गया। आरोप है कि इसका मूल्य केसारे में अधिग्रहित की गई जमीन से कहीं अधिक है। यही विवाद का मुख्य मुद्दा है जो कई सवाल खड़े करता है। भाजपा को इसमें बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। भाजपा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. आरोप है कि सिद्धरमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत महंगी जमीनों को धोखाधड़ी से हासिल किया। दरअसल मूडा की एक स्कीम 50-50 रेशियो प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान थी। इसके तहत प्राधिकरण आवासीय क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकता था। इसके बदले में भूस्वामी को 50% जमीन किसी विकसित लोकेशन पर देने का प्रावधान था। इसकी लाभार्थी सिद्धरमैया की पत्नी भी रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जमीन को लेकर 2013, 18, 23 के विधानसभा चुनाव में सिद्धरमैया के हलफनामे में विसंगतियां नजर आ रही हैं, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि सिद्धरमैया का कहना है कि उनकी पत्नी मुआवजे की हकदार थी, इसलिए उन्हें जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई है। No, it is all nothing, only political scam. It is what they are trying to do, politics. There is nothing scam. सिद्धरमैया ने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में अपनी पत्नी को मिली इस जमीन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि इस गिफ्ट डीड का रिकॉर्ड 2010 में मौजूद था। 2018 में सिद्धरमैया ने अपने हलफनामे में इस जमीन का उल्लेख किया है, जिसकी कीमत उन्होंने 25 लाख रुपए बताई। जमीन को लेकर बताया गया कि इस जमीन को उनकी पत्नी बीएम पार्वती को उनके साले ने उपहार में दिया था। साल 2023 के हलफनामे में केसारे गांव की जमीन के बदले में मूडा द्वारा 37,190 0.9 वर्ग फीट जमीन के आवंटन का विवरण दिया गया, जिसकी कीमत 8.33 करोड़ बताई गई। भाजपा का आरोप है कि मध्यम और निम्न मध्य वर्ग के हजारों आवेदकों को 50-50 रेशियो प्लान के तहत मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन सीएम के परिवार को तुरंत एक जगह दे दी गई। भाजपा के 2 विधायकों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने की मांग की। कथित घोटाले के सिलसिले में सिद्धरमैया की पत्नी, उनके भाई मल्लिकार्जुन, एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दलित एवं जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जारी फंड को डाइवर्ट करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग NSSC ने तलब किया है। भाजपा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग राज्य चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कर्नाटक की जनता को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दोहरे मानदंडों का खुलासा हो रहा है। कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग पर भाजपा ने जमकर हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि राज्य में SC/ST फंड का दुरुपयोग राहुल गांधी के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। भाजपा ने कहा है कि सिद्धरमैया सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस धन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है वो संविधान का उल्लंघन है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी
या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के दोहरे मापदंड उजागर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी संविधान की एक प्रति लेकर घूम रहे हैं, जबकि राज्य में संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी, उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई, वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि SC/ST कल्याण के लिए निर्धारित 39,121 करोड़ रुपए में से 14,730 करोड़ रुपए से अधिक को 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनी गारंटी के तहत किए गए विभिन्न रियायतों को लागू करने के लिए डाइवर्ट किया गया है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले की जांच कर रही है। बीते दिनों ईडी ने घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोष में कथित हेराफेरी को लेकर कर्नाटक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मीडिया की एक खबर के बाद NCSC ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना निधि में कथित हेराफेरी से जुड़े मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया है। कर्नाटक के मुख्य सचिव को संबोधित एक आधिकारिक संदेश में NCSC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मूल रूप से SC/SP और TSP के तहत निर्धारित 14,730 करोड़ रुपए को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग के मामले पर विशेष चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। संजय, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए और उसमें जो अपनी गारंटियां
लोगों के सामने रखी थी, उन गारंटियों को आज पूरा करने के लिए कथित आरोप है कि ST फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा, जिस पर कि ST कमीशन ने भी तलब किया है कर्नाटक सरकार को। इसी पर आधारित आज का हमारा एक चर्चा भी है। हमारा विशेष है कर्नाटक ST विकास पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। TS संकीर्थ, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। TS साहब, आपका स्वागत है। निजाम फौजदार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निजाम साहब, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि ये आरोप कांग्रेस के भीतर से ही बाहर आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है, और अब इसका संज्ञान SC कमीशन ने भी लिया है, तो ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिलीव्स, हमारी एक सोच है, हमारा एक बिलीव सिस्टम है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। अनलाइक द बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचारी हो तो हमारी पार्टी में जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओगे तो आप बहुत शुद्ध और सफेद हो जाएंगे। हमारी पार्टी है जो जब ऐसा मामला आया था तो मिनिस्टर ने रिजाइन किया, लेकिन आज बीजेपी इतना बवाल कर रही है कि हमें ये पूछना चाहिए कि जब 20 करोड़ का जो एक भारत माला का जो 1 किलोमीटर का बनाना था वो 250 करोड़ हो गया। ठीक, वो भी हम बीजेपी से पूछेंगे निजाम जी। मैं आता हूं निजाम जी, हाँ निजाम जी, वो भी पूछेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वित्तीय सलाहकार जो हैं बसवराज राया रेड्डी, उन्होंने कहा है कि सरकार के पास फंड नहीं है गारंटियों को पूरा करने के लिए, और इसीलिए राज्य में इस समय विकास नहीं हो रहा है, और एक बड़ा फंड डाइवर्ट किया गया है SC/ST जनजातीय समुदाय का जो फंड है उसका हिस्सा। देखिए, डाइवर्ट करना फंड, जो भी ट्रेजरी में पैसा होता है वो सरकार का पैसा होता है। अपने ओवरऑल बजट में हम उसको एलोकेट करते हैं, ईयर मार्क करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अगर वो पूरा उपयोग नहीं होता है तो किसी और काम में लगा देते हैं। लेकिन ये कहना कि गारंटीज की वजह से, आप सोचिएगा, सिर्फ छोटी सी बात है, जब 3 लाख करोड़ का बजट है उसमें करीब 50,000 करोड़ गारंटीज में जाते हैं, तो आप मुझे बोलिएगा 2.5 लाख 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ पैसा जो है कहां चला जाता है? वो विकास में ही तो लगता है। विकास हो रहा है इस राज्य में। दिस इज अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट। बीजेपी के शासित स्टेट से बेहतर है। हम करीब सबसे ज्यादा GST हम सेंटर को देते हैं, सेस देते हैं। तो यहाँ पे जब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने लगा था तो उन्होंने ये बवाल शुरू किया। अब अभी ऐसा लग रहा है कि चोर मचाए शोर। 40% सरकार चलाने वाले आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। निजाम जी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के जो वित्तीय सलाहकार हैं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो सच बोल रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा है। रेवेन्यू, जो स्टेट का रेवेन्यू होता है, गेट्स कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे साल के 12 महीने उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, 12 महीने उसको ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। लेकिन हमें बीजेपी से ये भी पूछना चाहिए कि पिछले 3 साल में उन्होंने जो 3 लाख करोड़ का जो खर्चा लेकर इस राज्य के ऊपर इतना बड़ा भार डाला है, उसका जवाब बीजेपी कैसे देगी? जब ये सरकार यहाँ पे छोड़ के जा रहे थे, इन्होंने यहाँ की ट्रेजरी इतनी साफ कर दी थी, वैक्यूम क्लीनर लगा के इन्होंने यहाँ पे साफ किया। संकीरत जी, आरोप आप पे है कि 5 गारंटियों के कारण नहीं ऐसा है, ऐसा इसलिए है कि आप राज्य को इतने घाटे में छोड़ के गए। ये तो 3 लाख करोड़ का घोटाला करके गए। ठीक, निजाम जी अब वो जवाब देते हैं, वो जवाब दे रहे हैं। पहले नमस्कार। हमारा कांग्रेस प्रवक्ता को ये समझ में आना चाहिए कि वो जब बसवराज बोम्मई जी ने मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, हमारा बजट था वो रेवेन्यू सरप्लस बजट। आई थिंक वो शायद फोन में गूगल करते भी उसको चेक कर सकते, वो तो रेवेन्यू सरप्लस बजट ही था और है। और जब सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई गई उसमें रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। सिर्फ ये सोच के, ये देख के आपको पता चल जाएगा कांग्रेस कैसा, उसका वित्तीय निर्वहन में कैसा फेल हुआ है। ये है कांग्रेस का जो हाल है कर्नाटका में। और वो बोल रहे, हम पहले से ही बोल रहे,
आपने जो 5 गारंटी घोषणा की है, ठीक है, अच्छी है, आप उसको लोगों को देना चाह रहे हैं, वो ठीक है, हम उसको विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसका संपन्नमूल कैसे आप उत्पन्न करेंगे? व्हाट इज द रेवेन्यू सोर्स? रेवेन्यू उसको कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे उसको कलेक्शन करेंगे? क्योंकि इस वित्तीय साल में भी मार्च 31 को वो रेवेन्यू डेफिसिट में भी है। हमारा सरकार इस साल में 1,05,000 करोड़ का कर्जा का डेट ट्रैप में पड़ा हुआ है कर्नाटका। इसके लिए वजह से पेट्रोल के और डीजल के ऊपर अब 3 रुपए बढ़ाया। उसको आपका सचिव एमबी पाटिल ने भी वही बोला, गारंटी को इस्तेमाल करने में लिए, गारंटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको लिए हम बढ़ाया। आप दे रहे 2,000 गृहलक्ष्मी और निकाल ले रहे 4-5 हजार, इसमें क्या मामला है? क्या आपको लोग को दे रहे? और एक भी ले फाउंडेशन स्टोन नहीं दिया इरिगेशन का डिपार्टमेंट में। क्या कोई ब्रांड बेंगलुरु के बारे में उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ब्रांड बेंगलुरु बहुत बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, लेकिन फंड्स देता है कितना? सिर्फ 10 करोड़ एक क्षेत्र को। बेंगलुरु को 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 10-10 करोड़ का डेवलपमेंट एलोकेशन देता है। वो यही उप मुख्यमंत्री है, पिछले 3-4 महीने के पहले उन्होंने बोला था डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड नहीं है, एमएलएस आप मत आओ। ये तो जो स्टैंड है। और अभी इसका वित्तीय फाइनेंशियल एडवाइजर मुख्यमंत्री के लिए आके बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और ये इससे ऊपर 11,500 करोड़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो फंड रिजर्व था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया। ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके बाद ये साल में 14,000 के ऊपर करोड़ उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थे वो फंड उन्होंने भी मिसयूज किया। ये व्हाट फिजिकल डिसिप्लिन इज देयर इन द गवर्नमेंट? ये क्या उन्होंने लोग कर्नाटका को जनता को देने के लिए सोच रहे? ये सभी घोटाला है, ये है घोटाला। आप थोड़ा मुंह साफ करके घोटाला के बारे में शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर साहब, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जहां तमाम बातें की, उसमें कोई भी ऐसा राज्य, एक ऐसा विकास का मॉडल के तौर पर सामने नहीं दिखा पाई थी कांग्रेस जिसका वो हवाला देती। अब हम बात करते हैं कि चुनाव में जाने के दौरान जो वादे किए गए, अगर कर्नाटक में कहा गया कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त दी जाएगी, अगर ये कहा गया कि महिलाओं को 2,000 प्रतिमाह देगी, तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? क्योंकि इसी के साथ ये भी बात करनी जरूरी है कि 2024-25 के लिए 39,000 करोड़ रुपए की धनराशि दलित और जनजातीय समुदाय के फंड के लिए घोषित की गई है, लेकिन उसमें से इस समय तक 14,000 करोड़ फंड को अब गारंटियों में खर्च किया जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे कर्नाटक मॉडल को? रितु जी, सिद्धरामैया मतलब कई बजट पेश किए, बहुत अनुभवी नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काफ़ी ये किए। जब प्रियंका जी और राहुल जी ने इस तरह की गारंटीज किए थे, तब सिद्धरामैया का जो पहले प्रतिक्रिया था कि भाई इसे सोचे समझे ना, बिना सोचे समझे ये घोषणा हो गई है। आपको याद होगा जैसे ही सरकार सत्ता पे आई, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा भाई ये सारे खर्चे होंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट की विकास के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। तो शुरू से ही चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। इस पे सिद्धरामैया का ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं हुआ था, कोई प्रायर कंसल्टेशन नहीं था। चुनाव जीतने के लिए ये प्रॉमिसेस की गए। उसके बाद आपको याद होगा जिस दिन शपथ लिए थे सिद्धरामैया, उसी फंक्शन में राहुल जी पहले बोले, नए मुख्यमंत्री घोषणा करने से पहले राहुल जी बोल दिया कि पहला इनका कैबिनेट डिसीजन यही होगा। तो एक प्रकार से जो दबाव था, जिसके वजह से कर्नाटका सरकार एक अनुभवी वित्त मंत्री होने के बावजूद ये घोषणा की गई थी, राहुल जी और प्रियंका जी ने कर दिया था। अब राज्य सरकार को दिक्कतें सामने आ रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये डाइवर्शन हो रहा है। साथ में दूसरी चीज भी हो रही है रितु जी, जिसका असर इस पर पड़ रहा है। जो कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से जो फैक्शनल फाइट जो चल रही है, जो सिद्धरामैया के समर्थक और डीके शिवकुमार के समर्थक के बीच में एक प्रकार से दबाव आ रहा है, भाई डीके शिवकुमार को मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरी तरफ सिद्धरामैया के जो समर्थक कह रहे हैं भाई और भी डिप्टी सीएम बनाओ, हर समुदाय के लिए एक डिप्टी सीएम दे दो, मुस्लिम समुदाय हो, लिंगायत समुदाय हो। शेखर साहब, अगर हम गलत नहीं है तो क्या कर्नाटक सरकार में जब सरकार बनी और सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या तब इस समझौते के साथ किया गया था कि 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, यानी कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा?
ऋतु जी, ऐसा तो कुछ औपचारिक ऑफिशियली तो ऐसा कोई एग्रीमेंट की बात नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक बार बार ये प्रेशर आ रही है, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन के अनुसार सीटें कांग्रेस नहीं जीती। अवश्य बीजेपी की सीटें घटी, लेकिन कांग्रेस को जितना सीट उनका टारगेट था वो टारगेट नहीं हो पाया। उसके बाद से ये चल रहा है कि, और दूसरी बात, सिद्धरामैया के जो समर्थक वो कह रहे हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होनी चाहिए और डीके शिव कुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की पद छोड़ना चाहिए। ये सारे जो चीजें आ रहे हैं अभी, जैसे जो मुख्यमंत्री को जो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर एक जो बड़ी ये चर्चा चल रही है, कैसे उनकी जो धर्मपत्नी है पार्वती, उनके लैंड के लिए कैसे कॉम्पेंसेशन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया, बूडा ने कैसे दिया, और कहा जा रहा है नहीं वो तो उस समय हुआ जब बीजेपी शासित थी। लेकिन सिद्धरामैया एक प्रकार से डिफेंसिव हो गए इस मामले में, क्योंकि जो जमीन कहा जा रहा है ली गई है, वो उसके बारे में जमीन की जो ओनरशिप, ये कहा जा रहा है कि वो किसी दलित किसान ने वो जमीन को बेचा था, इनकी ब्रदर इन लॉ को, सिद्धरामैया का ब्रदर इन लॉ को। तो बात आती है, कर्नाटका में कानून है कि कोई दलित जमीन आप जो डीनोटिफाई हो गया आप ले नहीं सकते। तो कई बातें जो सामने आ रही है ऋतु जी, लगातार एक प्रकार से ये सारे बातें, जैसे आपने कहा, ये सिद्धरामैया के जो उनके खिलाफ जो कांग्रेस पे वही बातें सारे बाहर बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, कर्नाटक सरकार की अपनी चुनौतियां हैं, जो बड़े वादे किए गए चुनाव के दौरान उनको कैसे पूरा किया जाए, तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी अंदरूनी कांग्रेस की जो उठापटक है उसको तो झेल ही रहे। साथ ही साथ मुदा का जो ये जो बड़ा मसला आया है, निजाम जी, अंत में 2024-25 का बजट 39,000 का है, 14,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। क्या राज्य में अनुसूचित जनजाति का विकास पूरी तरीके से हो चुका है कि 14,000 रुपए आवंटित बजट में से निकाल दिए गए हैं? नहीं, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए। आप अगर पूरे स्टेट को हम जब देखते हैं तो उसकी विकास के लिए हमें क्या करना है, उसका ओवरऑल मास्टर प्लान क्या होता है। कभी फंड यहाँ से डाइवर्ट होते हैं और वापस वहां पे डाले जाते हैं। तो ये कहना कि यार हमने डाइवर्ट कर दिया 14,000 करोड़ रुपए, हमने SC ST के डिपार्टमेंट से निकालकर मेन डिपार्टमेंट डाल दिया, या तो गारंटीज के लिए कर दिया, ये एक हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरे साल में हम जब बजट चलाते हैं अपना पूरा, SC ST कमीशन ने भी आपसे जवाब मांगा है इस पर। मांगने दीजिए, हम जवाब देंगे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या ओवरऑल स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, गारंटीज पहुंच रही हैं, लोगों को एक कंफर्ट लेवल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वापस उसी अकाउंट में जो डाइवर्शन हुआ था, बजटरी डाइवर्शन हुआ था, उस बजटरी डाइवर्शन को उसको वापस रीएलोकेट किया जाता है। संकीर्त जी, अंत में बहुत संक्षेप में निजाम जी का कहना है कि राज्य में तमाम समुदायों को वो जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और उसके बाद इस फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कर्नाटका राज्य में कोई भी डेवलपमेंट स्कीम नहीं हुआ है, कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाया है, कोई भी नया स्कीम नहीं लगाया है, डेवलपमेंट के लिए पैसे ही नहीं है उनके पास। और जो SC ST का जो फंड्स रिजर्व था उसमें घोटाला होके 187 करोड़ का जो स्कैम है, उसमें वो दलित का पैसा था, वो आके हैदराबाद में किसी को लैम्बोर्गिनी कार लेने के लिए, किसी को मस्ती करने के लिए उसका पैसा जा रहा है। पहले आप जाके जो दलितों का पैसा है उसको पहुंचाने में आप ठीक तरीके से काम कीजिए और उसका पैसा उसको ही पहुंचाने दीजिए। ये ऐसा नहीं करिए, आप बोल दीजिए सीधा साधा हमारे पास पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन में खो गए हैं, ये हमारे कमजोरी है। हम कर्नाटका जनता को ऊपर हम वोट लेने के लिए हम गारंटी का घोषणा किए थे और उसके बारे में हम नहीं निभाने के लिए हो रहे हैं, हम नहीं सफल हुए हैं। निजाम जी, कर्नाटक की जनता भी इस तरह से देख रही है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे वो मुफ्त अनाज के, मुफ्त बिजली के, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह के, क्या ये उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? हालांकि SC ST कमीशन ने भी तलब किया है, कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है कि इस तरह से कैसे किसी फंड को डाइवर्ट किया जा सकता है। देखते हैं किस तरह का एक तरह से जवाब कांग्रेस SC ST कमीशन को भी देती है और ये मामला कितना बड़ा आगे बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नीति आयोग ने आज दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023-24 के आंकड़े जारी करते हुए खुशी जाहिर की। 2018 के मुकाबले 2023-24 में भारत का स्कोर 74 हो गया है। DD न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो से खास बातचीत में नीति आयोग के CEO ने दावा किया कि भारत 2030 से पहले ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो भारत 2030 से पहले ही उनको अचीव कर लेगा, और ये दावा है नीति आयोग के CEO का जो हमारे साथ हैं। सर, इतना कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और जो फिगर्स आए हैं वो कितने एनकरेजिंग हैं? देखिए जी, SDG इंडेक्स पहली बार नीति आयोग ने 2018 में निकाला था। 2018 में जो हमारे SDG इंडेक्स का स्कोर था वो 57 था। आज की तारीख पे जो हमने अभी नया इंडेक्स चौथा निकाला, ये इंडेक्स 71 बना है। लेकिन अगर आप डिटेल में सारे 16 इंडेक्स को देखेंगे, उसमें इतना एक्सेलरेशन हुआ है, कई इंडिसेस में हम तो 90 प्लस हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि यही गति रहा और यही इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस रहा देश में, तो मुझे विश्वास है कि 2030 का गोल जो है 2-3 वर्ष पहले ही हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग SDG गोल्स दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमारा 71 तक हमने अचीव किया है, तो कौन कौन से वो एरियाज है जो बहुत एक्साइटिंग है और जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो कौन से? देखिए जी, SDG गोल्स बहुत एक्सटेंसिव है। आपने देखा, एक तरफ पॉवर्टी और हंगर, दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक तरफ पे जस्टिस और सेफ्टी, वहाँ तक है। माने क्वालिटी ऑफ लाइफ का पूरा इंडिकेशन SDG से मिलता है। सर, आपने कहा कि ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी हम इसको देख सकते हैं, तो अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको आपने वार्न किया है? नहीं, हम लोग बिल्कुल ये SDG इंडिसेस स्टेट लेवल पे बनाने का प्रयास तो केवल भारत में हुआ, किसी और देश में नहीं है। हम लोग 11 राज्यों में, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन 11 राज्यों में SDG सेंटर्स खोल रहे हैं। इन SDG सेंटर्स का काम है कि वहाँ पर उन राज्यों में SDGs का ध्यान सभी विभागों को आकर्षित करके जहाँ जहाँ वो कमज़ोर हैं उनको सुधारने का प्रयास, जिससे कि वो भी थोड़ा फास्ट अपना काम करके जल्दी SDGs में वो भी 100 तक पहुँचे। ये काम चल चुका है। 11 राज्यों में SDG सेंटर्स हमने खोला है। ये थे नीति आयोग के CEO जिनका ये कहना है कि भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जो स्टेट्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है कि अब वक्त आ गया है, भारत जो है वो आगे बढ़ेगा और 2047 का जो हमारा टारगेट है हमें उसे अचीव करना है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। तो सतत विकास लक्ष्यों की मौजूदा रिपोर्ट थोड़ी उत्साही है। आइए इसी पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर योगेश सूरी, सीनियर एडवाइजर नीति आयोग। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर योगेश, यही जानना चाहेंगे, इस पूरी रिपोर्ट में उत्साहजनक
वो क्या बिंदु हैं जो भारत को एक उम्मीद भी दिखाते हैं सतत विकास लक्ष्यों को जल्द हासिल करने के लिए? धन्यवाद सबसे पहले तो आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जैसा कि सीओ साहब ने भी बोला कि ये हमारी चौथी रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्य पे। पहली रिपोर्ट हमारी निकली थी जिसमें 2018 का स्कोर 57 था और 57 से बढ़ते बढ़ते अब हम 71 तक पहुंच गए हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें 2030 तक 100 तक जाना है तो हम 71 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आज दुनिया जहां पूरे विश्व में माहौल इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 17% ही गोल ऐसे हैं, जो टारगेट ऐसे हैं जो ट्रैक पे हैं, और कम से कम 1/3 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो बेस लेवल से भी नीचे चल रहे हैं। ऐसे में इंडिया की परफॉर्मेंस एक बहुत ही उत्साहजनक है और सारे के सारे गोल्स में हमने देखा है बहुत अच्छी तरक्की हुई है, और खासकर से 1, 8 और 13 गोल्स में तो बहुत ही ज्यादा तरक्की हुई है पिछले एक साल के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर। जी डॉक्टर सूरी, उत्तराखंड केरला टॉप परफॉर्मर्स में है नीति आयोग की रिपोर्ट में, तो किस लिहाज से और किन किन क्षेत्रों में? ये दोनों राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। केरला तो पहले से ही नंबर 1 था, अब उत्तराखंड ने भी इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पहले 4 नंबर पे था, अब 1 नंबर पे आ गया। और हर लिहाज से, चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो, चाहे इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस हो, चाहे वो सरकारी स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन हो, और क्लाइमेट का काफी अच्छा उन्होंने दोनों राज्यों ने काफी अच्छा उसको परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इन्हीं चीजों की वजह से मेरे उत्तराखंड और केरला दोनों काफी ऊपर तक आ गए। जी डॉक्टर सूरी, वो क्या चुनौतियां भी दिखाई देती हैं? 2030 तक का लक्ष्य तो भारत ने लिया है, आप कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं उसमें उस लक्ष्य को और पहले हम हासिल कर लेंगे, तो वो कौन से क्षेत्र हैं? क्योंकि 17 ऐसे मानदंड हैं, तो उनमें किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं प्रगति तेज है और भारत उन लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लेगा? क्षेत्र ऐसे जहां भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। एनर्जी जैसा गोल जो 7 नंबर है, उसमें भारत की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और अभी हम 96 तक पहुंच चुके हैं, करीब 100 में से। दूसरा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और उसके अंदर भी हम लोगों का सिटीज के ऊपर काफी ध्यान है और सफाई स्वच्छ भारत के ऊपर काफी हम लोगों का जोर रहा है। उसके अंदर 83 स्कोर चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जल के लिए काफी अच्छे काम किए, सैनिटेशन जो टॉयलेट बनाए गए उसकी वजह से भी उसका स्कोर भी 89 चल रहा है। तो उसके अलावा गुड हेल्थ एंड हेल्थ सेक्टर में बहुत बढ़िया काम हुआ है, अभी हेल्थ में भी 77 का स्कोर है। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो रीसाइक्लिंग पे भारत सरकार का जोर है, उसके अंदर भी स्कोर करीब 80 के आसपास है। तो ये सब गोल्स हैं जिसकी वजह से हम काफी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पॉवर्टी में हम लोगों ने काफी तरक्की की है। पहले नीति ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट भी निकाली थी, जिसमें हमने देखा करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पिछले था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन फुटलेल्या मतांचा प्रवेश होणार का महायुतीमध्ये? अरे बाबा ऐका, आता जे काही लोकांना महाविकास आघाडीचं जे काही खरा चेहरा आहे तो खरा चेहरा आता दिसलेला आहे। त्यामुळे लोकांना काम करणारे सरकार पाहिजे, घरी बसणारे सरकार नको, फेसबुक लाईव्ह तर नकोच बिल्कुल। और महाराष्ट्र में एमएलसी की 11 सीटों में से 9 सीटों पे एनडीए ने जीत दर्ज की है और जिसकी बधाई एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक तरह से इस पूरी युति को भी दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बात का हमने लक्ष्य भी रखा था, दावा किया था और इसको जीत कर हमने दिखा दिया है। तो हमारे साथ हम इससे पहले बात कर रहे थे सतत विकास लक्ष्यों को लेकर और हमारे साथ डॉक्टर योगेश भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर योगेश, एक बार फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर योगेश, जिस तरह से आपने उन तमाम क्षेत्रों को गिनाया जिसमें विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और लक्ष्यों को हम हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पिछले, अगर मैं 20 साल की बात करूँ, तो कौन से बड़े परिवर्तन आप देखते हैं जो सरकार की तरफ से रहे इन क्षेत्रों में काम करने में और इन लक्ष्यों को हासिल करने में? 20 सालों में दिखाएं तो आई थिंक कोई ऐसा एरिया ऐसा नहीं है जहां पे सरकार ने काम नहीं किया। चाहे 17 के 17 गोल, जैसा आप जानते हैं कि वो इकोनॉमी के हर चीज़ को कंसिडर करते हैं, और चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो, चाहे मकान बनाने हो, चाहे स्वच्छता भारत सैनिटेशन हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी का यूसेज हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस के तौर पे भारत सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो स्कीम लॉन्च करी है,
और इस तरीके से रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम, और यदि कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, जो सड़कें जिस तरीके से बन रही हैं और अब बिजली घर घर में पहुंच गई है, आई थिंक 100% अचीवमेंट कर लिया हमने। तो ऐसे कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे काम में कोई कमी रही हो। आई थिंक ओवरऑल हम देखा जाए तो गुड गवर्नेंस इज द की, और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सरकार ने उसमें प्रोवाइड किया गया। हंगर और पॉवर्टी के लिए तो खैर जैसा आप जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी है, करीब 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री में राशन भी दे रहा है। तो भोजन से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके हर सेक्टर में बहुत कार्य किए गए हैं भारत सरकार। जी डॉक्टर योगेश्वरी, भारत ने G20 में एक तरह से अपने एक बड़े नारे या विश्व को एक बड़ा नारा दिया था विमेन लेड डेवलपमेंट का, और सतत विकास लक्ष्यों में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो इस मोर्चे पे भारत की प्रगति को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि करीब 2 गोल ऐसे हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा कार्य करने की गुंजाइश है। एक है गोल नंबर 2 विच इज जीरो हंगर, और दूसरा है जिस जेंडर इक्वालिटी, जिस गोल नंबर 5, जैसा कि आपने कहा। और जेंडर इक्वालिटी में स्कोर में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। देखें 2018 में करीब 36 का स्कोर था, अभी स्कोर बढ़कर 49 हो गया है, सिर्फ 50 से जस्ट एक नीचे है, और इसको हम एस्पिरेंट कैटेगरी मानते हैं। और यही इकलौता गोल ऐसा है जो अभी भी लाल में है, बाकी सारे गोल या हरे हैं या पीले हैं। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीमें जेंडर इक्वालिटी के लिए लाए हैं, लेकिन अभी इसमें और भी कार्य करने की जरूरत है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो कुकिंग फ्यूल के लिए जो हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे ये आयुष्मान भारत के अंदर जो हेल्थ स्कीमें हैं, और विमेन के लिए जो हम ICDS स्कीम है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो स्कीमें तो बहुत अच्छी सब चल रही है और प्रोग्रेस भी दिख रही है। अभी इसमें थोड़ा और कार्य करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश्वरी, हमसे बात करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि नीति आयोग की ये चौथी रिपोर्ट SDG पे थी, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य पर इन मोर्चों पर भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। लेकिन अभी भी लैंगिक समानता ये वो क्षेत्र है, नंबर 5 का ये ऐसा लक्ष्य है जिस पर आगे और काम करने की ज़रूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DG न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जेल में ही बंद रहेंगे। CBI द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल अभी भी न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उनकी मुसीबत जस की तस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है।
केजरीवाल को PMLA एक्ट में जमानत मिली है, लेकिन इसके साथ साथ मामले की सुनवाई भी जारी रहेगी। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि CBI ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और मामले की सुनवाई दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। इस मामले में केजरीवाल की CBI हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच केजरीवाल की जमानत को लेकर भाजपा और आप आमने सामने हैं। जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। 45 करोड़ की ट्रेल तो CBI कोर्ट में दिखा ही चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल के घोटाले की परतें खुलती जाएंगी और दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है उसमें निस्संदेह उनको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार CBI से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले में गहन विचार विमर्श की जरूरत भी बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जीवन का अधिकार बहुत अहम है। केजरीवाल पहले ही 90 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए हम अंतरिम जमानत अभी दे रहे हैं, लेकिन ये अंतरिम जमानत शर्तों के साथ रहेगी। केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। केजरीवाल कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। साथ ही केजरीवाल आधिकारिक रूप से किसी भी फाइल पर दस्तखत भी नहीं करेंगे जब तक कि किसी फाइल पर उपराज्यपाल से इसकी मंजूरी ना मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले में अपनी भूमिका को लेकर केजरीवाल कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से बात नहीं करेंगे और जुड़ी फाइल को भी नहीं देखेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि बड़ी बेंच इस अंतरिम जमानत की मियाद को बढ़ा भी सकती है या रद्द भी कर सकती है। आखिरी वाक्य में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले में की गई कोर्ट की टिप्पणियों को कोर्ट की राय न माना जाए। अगर केजरीवाल की नियमित जमानत का सवाल कहीं लंबित है तो जज इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर अपने पास उपलब्ध तथ्यों या सबूतों के आधार पर उस पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम इसलिए है क्योंकि ईडी के केस में केजरीवाल की नियमित जमानत का मसला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट चाहे तो निचली अदालत से मिली अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत वाले फैसले को बरकरार रखें या रद्द करें। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुने हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद प्रभावशाली है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का निर्णय उन्हें खुद लेना है और कोर्ट अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि बड़ी बेंच ही इस मसले पर कोई फैसला और शर्तें तय कर सकती है। विकास सार्थिक रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
MDH कश्मीरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को मुंबई महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। और न्यूज़ नाइट में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ लक्ष्य नहीं है बल्कि एक मिशन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में ताजिकिस्तान की संसद के अध्यक्ष जोकिर जोदा महमद तोहिर जोहिर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। अवध शिल्पग्राम में हो रहे इस महोत्सव में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता UCC समिति की आज जारी होने वाली रिपोर्ट पर कहा कि राज्य की जनता ने उनकी सरकार को इस काम के लिए जनादेश दिया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कारगिल विजय रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की दर्शक दीर्घा में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से और राहत मिल गई है। कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह निश्चित तौर पर चिंताजनक मामला है, लेकिन उच्च न्यायालय इस पर आदेश जारी करने में समर्थ है। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर से पुलिस बैरिकेडिंग हटाकर यातायात सभी के लिए खोलने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश दिए।